वेलकम टू मसल मेड 101। हम काफ़ी टाइम बाद बायोमैकेनिक्स पे वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो होगी मसल के आइसोमेट्रिक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप पर। ये टॉपिक आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा सिंथियन ऑर्गन्स के। तो हमारी मसल्स के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है टेंशन जनरेट करने की। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स विच रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन और पुल। हमने काइनेमैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम किसी भी रोप को या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या डिफॉर्म करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, एक टेंशन जनरेट होती है जो रेजिस्ट करती है इस पुल को अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। तो वही प्रॉपर्टी हमारी मसल्स के पास भी होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कॉमन फ्लेक्सर्स ओरिजिन है, जहाँ से मेरी फ्लेक्सर्स मसल जा रही हैं, जो मेरे रिस्ट को क्रॉस कर रही हैं और मेरे फिंगर्स को क्रॉस कर रही हैं। तो अगर मैं अपनी फिंगर्स को और रिस्ट को एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा तो ये मसल्स इस एक्सटेंशन को रेजिस्ट करेगी बिना एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट हुए, पैसिवली इसको रेजिस्ट करेगी। इसके अलावा मेरी मसल एक्टिवली भी टेंशन जनरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने इस एल्बो को इस एंगल पे फिक्स कर दूं और इस वेट को अपने हाथ पे गिराऊं तो ग्रेविटी का जो फोर्स है इस वेट पे नीचे को लगेगा, जो कि मेरे एल्बो को एक्सटेंशन में ले जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करूं तो मैं इस वेट को यहीं पे रोक दूंगा या फिर मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता हूं। तो मेरी बाइसेप में एक्टिव टेंशन जनरेट हो रही है जो कि रेजिस्ट कर रही है इस डाउनवर्ड पुल को। तो हमारी मसल्स में दो तरीके से टेंशन जनरेट हो सकती है, एक्टिवली और पैसिवली। पैसिव टेंशन का एग्जांपल फर्स्ट वाला था जिसमें मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था अपने रिस्ट की और फिंगर्स की, और एक्टिव टेंशन का एग्जांपल है जब हम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करते हैं। तो पैसिव टेंशन अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो वो होता है ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ मसल। हमारी मसल्स के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, मसल की कॉन्टिन्यूएशन है, फिर आगे टेंडन में अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, मसल के बाहर लेयर्स हैं, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, उसके बाहर भी फेशिया है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जब भी हमारी मसल में एक पुल आता है, स्ट्रेच आता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर उसको रेजिस्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं टाइटिन प्रोटीन। ये भी मसल की पैसिव टेंशन जनरेट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि मसल के पैसिव टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर इस वीडियो में जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है वो एक्टिव टेंशन की वजह से होता है। तो इस वीडियो में हम एक्टिव टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव टेंशन जनरेट होती है ड्यू टू सार्कोमेयर। सार्कोमेयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये ग्राफ स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली एक बार मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल देख लेते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या फेजेस आते हैं। सो दिस इज मायोसिन मॉलिक्यूल जिसको हम थिक बैंड भी बोलते हैं, एंड दिस इज एक्टिन मॉलिक्यूल जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर्स के, एक्टिन प्रोटीन के, और इनके बीच में से ट्रोपोमायोसिन का एक थिन स्ट्रैंड जा रहा होता है, थिन प्रोटीन जा रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे बीच बीच में ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे कैल्शियम आके अटैच होता है। ठीक है, तो जैसे ही सिग्नल आएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम आएगा यहाँ पे, और कैल्शियम अटैच हो जाएगा ट्रोपोनिन के साथ। इससे क्या होगा, ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और जो भी बाइंडिंग साइट्स है मायोसिन के लिए वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, हम किसी भी फेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम उस फेज से स्टार्ट कर रहे हैं जब जो मायोसिन हेड है उसके साथ एटीपी अटैच्ड है। तो जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है एडीपी और पीआई में, और जैसे ही सिग्नल आया मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हुई, तो ये जो मायोसिन हेड है ये अटैच होता है अपनी बाइंडिंग साइट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मायोसिन हेड है ये अटैच हो जाएगा अपनी बाइंडिंग साइट्स पे। अब सेकेंड फेज में क्या होता है, ये जो एडीपी और पीआई है ये इससे डिटैच होते हैं और हमारा मायोसिन हेड एक पावर स्ट्रोक जनरेट करता है। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, ये इस एक्टिन मॉलिक्यूल को सेंटर लाइन की तरफ खींच के ले जाता है। तो उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्टिन और एक मायोसिन मॉलिक्यूल बना रखे हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मायोसिन के हेड्स होते हैं हमारे थिक बैंड में, और यहाँ ये जो ऊपर स्ट्रैंड है ये ऐसे नीचे भी होता है, और ये जो मायोसिन के हेड है ये ऐसे नीचे भी होते हैं। ठीक है, तो यही सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे बहुत सारे मायोसिन के हेड्स हैं और ये ऊपर एक्टिन का स्ट्रैंड है। ये एक सार्कोमेयर है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे सार्कोमेयर्स हैं जो एक मायोफिब्रिल बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जब ये दोनों इससे डिटैच होंगे तो ये इसको सेंटर लाइन की तरफ खींच के ले जाएगा। तो ये सेंटर लाइन है,
तो जैसे ही ये पावर स्ट्रोक जनरेट करेंगे, ये मेरे एक्टिन को पास लेके आएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी यूनिट है ये सेंटर लाइन की तरफ आएगी और ये पूरी की पूरी यूनिट सेंटर लाइन की तरफ आएगी। दोनों सेंटर लाइन की तरफ आएंगे तो मसल शॉर्टन होएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होएगी। ऐसे ही ये बहुत बार करते हैं और एक मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ADP है वो इससे डिटैच हो जाएगा और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो भी यहाँ पे डिटैच हो जाएगा, और ये जो मायोसिन का हेड है वो एक पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा, ये अटैच तो यहीं पे रहेगा लेकिन अब ये एक्टिन उधर खिंच गया है तो इसीलिए ये भी उधर को चला जाएगा। ठीक है, तो मायोसिन हेड जो है ये इस पूरे एक्टिन को उधर लेके चला गया। अब ये दोनों तो यहाँ से हट चुके हैं। अब इस क्रॉस लिंकेज को तोड़ने के लिए जो मायोसिन और एक्टिन के बीच में हमको दोबारा से ATP चाहिए। ठीक है, तो ATP आएगा, ये यहाँ पे जो क्रॉस लिंकेज हो रखी है ये ब्रेक होएगी और मेरा मायोसिन हेड इससे डिटैच हो जाएगा। अब मायोसिन हेड डिटैच हो गया और इसके साथ ATP अटैच हो गया। अब अगेन फिर इसके बाद हम फर्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे जिसमें ये ATP ADP और PI में हाइड्रोलाइज हो जाएगा और फिर ये साइकिल चलती रहेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो जब भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये जो सारे के सारे मायोसिन हेड है ये एक्टिन के साथ अटैच होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, एक्टिन को पास लेके आते हैं और ऐसे मल्टीपल टाइम्स होता रहता है। कैल्शियम आता रहता है, ये जो सारी साइट्स हैं ये एक्सपोज होती रहती हैं, ये अटैचमेंट्स होती रहती है, टूटती रहती हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कितना फोर्स जनरेट कर पाएगी ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फोर आर्म लेंथ है वो बड़ी है, तो जो वेट मैं उठा रहा हूँ वो भी मेरे एल्बो से ज़्यादा दूर चला जाएगा, तो मेरे को उतना ही मुश्किल होगा इस वेट को उठाने के लिए, क्योंकि अब ये जो वेट है वो ज़्यादा टॉर्क लगा रहा होगा। पर अगर मेरी जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है जहाँ पे मेरा बाइसेप का टेंडन अटैच हो रहा है वो थोड़ा सा और आगे होती मेरे फोरआर्म में, तो मेरे बाइसेप को एक मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाती। अब वो ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर पाता मेरे हाथ को रोटेट कराने में। तो जैसे कि ये दो फैक्टर्स हो गए जो कि मेरे फोर्स जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसी और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि न्यूरल फैक्टर्स, कि मेरा ब्रेन कितने मोटर यूनिट्स को रिक्रूट कर रहा है। अब मेरी मसल यहाँ पे इतनी है, लेकिन अगर मेरा ब्रेन सारे मसल फाइबर्स को रिक्रूट नहीं कर रहा है तो मैं कम फोर्स जनरेट कर पाऊंगा। और अगर वो अच्छे से मसल रिक्रूट कर रहा है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो यहाँ पे रेट ऑफ फायरिंग है वो बहुत अच्छी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाऊंगा। ऐसे ही एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल फाइबर्स। उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप और फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो जैसे कि इसका नाम है लेंथ टेंशन, इसीलिए हमारे पास एक्स एक्सिस में सार्कोमेयर की लेंथ इन माइक्रोमीटर्स और वाई एक्सिस में हमारे पास रिलेटिव फोर्स इन परसेंटेज, जो कि 20% से 100% तक जा रहा है। तो ये बता रहा है कि हमारी मसल कितनी फोर्स जनरेट कर सकती है, कितनी टेंशन जनरेट कर सकती है। अब मैंने आपको बताया था जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो सार्कोमेयर की लेंथ है वो छोटी होएगी। ये जो एक्टिन के फिलामेंट्स हैं ये सेंटर की तरफ आएंगे, ये अगर सेंटर की तरफ खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा सार्कोमेयर छोटा होगा। तो जो फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जो सार्कोमेयर की लेंथ होती है वो अराउंड 1.5 होती है, ठीक है, थोड़ा सा 1.5 से और कम। तो हमारी मसल इतनी, जो सार्कोमेयर है इतने छोटे हो जाते हैं 1.5 से थोड़ा सा कम इन माइक्रोमीटर्स। और जब वो फुल्ली स्ट्रेच्ड पोजीशन में जाते हैं, जब ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये इससे दूर चले जाएंगे खींच खींच के, तो वो देखा गया है कि अराउंड 4 to 4.5 के बीच में होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सार्कोमेयर बनाते हैं बिल्कुल शॉर्टेंड पोजीशन में, मतलब अभी जो एक्टिन के स्ट्रैंड्स हैं वो बिल्कुल पास आ रखे हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिन के स्ट्रैंड्स हैं वो ऐसे ओवरलैप कर रहे होंगे, और यहाँ पे हमारे पास टाइटिन प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पैसिव टेंशन के लिए। इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे जो एक्टिन है उसके नीचे कोई भी मायोसिन हेड नहीं है, तो ये एक्टिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगा। ठीक है, इतना जो एक्टिन है अब वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगा, और यही एक्टिन अवेलेबल रह जाएगा सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसमें जो ये मायोसिन हेड है ये अटैच हो पाएंगे। तो इसीलिए जितना ज़्यादा छोटी सार्कोमेयर की लेंथ होती जाएगी उतना ज़्यादा कम एक्टिन अवेलेबल होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और उतना कम फोर्स हमारी मसल जो है वो जनरेट कर पाएगी, या उतनी कम एक्टिव टेंशन मसल जनरेट कर पाएगी।
अब जैसे जैसे ये एक्टिन दूर होते जाएंगे, मतलब हमारा जो सार्कोमेयर है उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, तो अब ज़्यादा एक्टिन अवेलेबल होगा बाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इतना एक्टिन अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना एक्टिन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है एक तो, ठीक है, और इतना एक्टिन सिर्फ अवेलेबल नहीं है, बाकी सारा अवेलेबल है बाइंडिंग के लिए। उसके बाद अगर ये लेंथ और इंक्रीज होएगी तो यहाँ पे आप देखो सारा का सारा एक्टिन जो है वो अवेलेबल है बाइंड करने के लिए यहाँ पे भी। तो ये वाली लेंथ ऑप्टिमल लेंथ है जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर पाएगी मसल, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो एक्टिन है वो अवेलेबल है बाइंड करने के लिए। अब इससे बियॉन्ड अगर जो मेरा सार्कोमेयर है वो स्ट्रेच होगा या उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, कि अब जो एक्टिन है वो और दूर चले गए हैं, तो अब ये जो हेड्स है इनके पास एक्टिन ही नहीं है बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो कम मायोसिन हेड्स अगर बाइंड होंगे तो कम जो फोर्स का जो ये कपलिंग है वो कम होएगी, जो पावर स्ट्रोक्स है वो कम होंगे, तो मसल कम फोर्स जनरेट कर पाएगी। उसके बाद अगर ये और दूर चले जाएंगे तो अब और ज़्यादा जो मायोसिन के हेड है वो खाली रह जाएंगे, इनके पास एक्टिन नहीं होगा बाइंड करने के लिए। तो अगर हम स्टार्ट करें कम लेंथ से, तो कम लेंथ पे भी मसल ज़्यादा फोर्स जो है वो जनरेट नहीं कर पाती, और ज़्यादा लेंथ पे भी मसल फोर्स जनरेट नहीं कर पाती। एक ऑप्टिमल लेंथ होती है जहाँ पे मसल मैक्सिमम फोर्स जनरेट करती है, इसी को हम पढ़ते हैं लेंथ टेंशन रिलेशनशिप में, कि देयर इज़ एन ऑप्टिमल लेंथ जहाँ पे मसल मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकती है। और उसका रीज़न भी आपने देखा कि वहाँ पे मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, मतलब मैक्सिमम लिंकेज होती है मायोसिन और एक्टिन के बीच में। अब ये जो ऑप्टिमल लेंथ है जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, जहाँ पे हमारी मसल 100% रिलेटिव फोर्स जनरेट कर सकती है, ये देखा गया है कि अराउंड 2.5 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ तो ये यहाँ से इंक्रीज होता जाएगा और अराउंड 2.5 कहीं पे हमारी मसल मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर पाएगी। ये एक ऑप्टिमल लेंथ होगी, और उसके बाद यहाँ तक फिर ये ग्राफ आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सार्कोमेयर की लेंथ है ये इस पॉइंट को बता रही है, ठीक है, कि इस पॉइंट में क्यों इतना रिलेटिव फोर्स जनरेट कर पा रही है हमारी मसल, क्योंकि यहाँ पे इतना एक्टिन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे लेंथ यहाँ इतनी आ चुकी है, और जो फोर्स जनरेशन है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। फिर इस लेंथ पे क्या हो रहा है, ये और ज़्यादा यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो गई है, मैक्सिमम मायोसिन हेड्स अवेलेबल और 100% फोर्स जनरेट कर पा रही है हमारी मसल। फिर हमारी मसल और लेंथन होने लग गई है, और ये इस लेंथ को बता रहा है कि अब जो कुछ मायोसिन हेड्स है उनके पास एक्टिन अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे ये इस लेंथ को बता रहा है जहाँ पे बहुत सारे मायोसिन हेड अवेलेबल नहीं है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इसीलिए जो रिलेटिव फोर्स जनरेशन है वो भी कम है। तो ये एक टिपिकल ग्राफ है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप का। अब लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था हम पढ़ रहे हैं आइसोमेट्रिक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप के बारे में। तो ये जो स्टडी होती है ये मेनली आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है, क्योंकि जब हम कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या डायनामिक मूवमेंट करते हैं तो और भी फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में। जैसे कि मैं अगर इस वेट को उठा रहा हूँ तो मैं इसको कितनी वेलोसिटी से उठा रहा हूँ ये भी मेरी फोर्स जनरेशन को इफेक्ट करेगा, या फिर मैं इसको नीचे ले जाके कितनी जल्दी ऊपर ला रहा हूँ, ये स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल भी मेरी फोर्स जनरेशन को इफेक्ट करेगी। तो इनको हम अलग से पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप के अंडर या इसके ग्राफ के अंडर। तो कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक मूवमेंट में जो क्रॉस लिंकेजेस है वो बनती रहती है, टूटती रहती हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी भी इफेक्ट करती है फोर्स जनरेशन को। इसीलिए सिर्फ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही अच्छे से हम लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस हैं वो बने रहते हैं, और हम एक पोजीशन पे फोर्स देख सकते हैं कि कितना फोर्स जनरेट कर सकती है मसल। तो इसके बाद 2 वीडियो और होंगी, एक में तो हम फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेनली कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, और दूसरा ये जो हमने लेंथ टेंशन रिलेशनशिप पढ़ा है इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसमें आ जाता है एक्टिव इनसफिशिएंसी ऑफ मसल और पैसिव इनसफिशिएंसी ऑफ मसल। तो ये होगी नेक्स्ट वीडियो।